नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे भीतरघात की। तस्वीर देख के आपको लगा होगा, असमंजस की स्थिति होगी कि मोदी जी का चेहरा और नीचे भीतरघात क्यों लिखा है। देश की 543 लोकसभा सीटों में कोई प्रत्याशी अपने स्वयं के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहा। हर जगह बात हो रही है कि मोदी जी ने मुझे भेजा है। कोई अपनी क्रेडिबिलिटी देखने को या सुनने को तैयार नहीं है। आप जिससे भी बात करिए तो सीधे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं सेवक हूं, इस देश का सेवक हूं और मुझे यहां पे भेजा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जब वो वाराणसी जाते हैं या पूरे देश में जैसे जाते हैं, क्या वैसे कोई मिलता है? आप खुद देखिए, कहीं चिट्ठी वायरल हो जाती है, कहीं कोई ट्वीट कर देता है, कहीं योगी जी को आना पड़ता है, कहना पड़ता है नहीं आप इन्हें लड़ाइए। सबसे मजबूत संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जब एक देश के गृह मंत्री लगातार आपका चुनाव देख रहे हो, 13 सीटों में उलझे नजर आए, तब क्या कहा जाए। कल कानपुर में 2 घंटे बैठक करी अवध और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 13 सीटों पर। एक तरफ सरदर्द था कि कम मतदान, दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो इधर उधर जा रहे हैं। इन सब को कैसे देखेंगे? सिर्फ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं से अगर दूरी बनाएंगे, कार्यकर्ता आपसे दूरी बना रहे हैं, तो ये तो आपकी दिक्कत है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अरुण गोविल, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये बैठक की है कल कानपुर में। और ये अरुण गोविल का ट्वीट है, फुल स्क्रीन एक बार मैं चाहूंगा दिखा दिया जाए। ये वो तस्वीर है जब वो मेरठ चले गए, ये उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने ऐसे आंख बंद करके इंसान पर भरोसा किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इससे क्या लगता है कि भाई किसको कह रहे हैं? और उसके बाद वोटिंग के अगले दिन वो चले गए थे वापस मुंबई। अब बताइए, संगठन की बात होती है। संगठन वो चीज जो आपको बताता है चुनाव में कैसे लड़ना है, आपकी भूमिका तय करता है पार्टी में, आप कितने मजबूत हैं ये आपको बताता है। ये संगठन होता है और हर पार्टी में संगठन से ऊपर कोई नहीं। ये सब पार्टियां चीख चीख कर बताती हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं ना अरुण गोविल का, ये डिलीट हो चुका है, ये डिलीट कर दिया गया। अमेठी और रायबरेली की हम बात करते हैं ना, यहां पर भी देखिए ना, डिलीट कर दिया गया ये ट्वीट। एक किस्सा और भी है, इस किस्से को आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लग रहा है क्या एक विधायक सांसद की जोड़ी है, क्या अटल अमर जोड़ी लग रही है। लेकिन ये जो पेपरों में छपा है ये साफ बता रहा है, पेपरों में छुपा है योगी के आदेश सांगा अकबरपुर जिताने में जुटे।
ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो समर्थक कह रहे हैं एक दूसरे के। संगठन ने ऊपर मामला भेजा कि भाई हमारे स्तर से नहीं देखा जा रहा है। सीएम योगी ने सांगा को बुलाया कि जिम्मा सौंपा और दोनों एक मंच पर दिखे, और दोनों एक मंच पर दिखे भी। ये कल हुए कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीरें हैं। अभी तक नामांकन में नहीं पहुंचे थे कि तबीयत खराब है, और 2 दिन बाद नामांकन में रमेश अवस्थी कानपुर से जो प्रत्याशी उनके यहां पहुंच गए थे। यही अभिजीत सिंह सांगा बिठूर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक हैं। एक समय जिला पंचायत अध्यक्ष भी 22 साल की उम्र में जीत गए थे, सबसे ज्यादा वोटों से वो जीत थी। और हर जगह यही खबर थी कि स्वास्थ्य खराब था, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य उनका ठीक हो गया है और अब वो एक मंच पर हैं और लड़ाएंगे भी, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कई पोस्टों से जाहिर किया है। प्रकाश शर्मा पिछले कुछ दिनों से यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए थे। आज मैं स्वयं उनसे बात करने जब उनके घर पर पहुंचा, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। उसके बाद भी मैंने उनसे बात करी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी भर चुकी है। 2 चरण हो गए हैं। 13 मई को कानपुर में वोटिंग है और कानपुर में भाजपा की तरफ से रमेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आलोक मिश्रा यहां पर प्रत्याशी हैं। भाजपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों में एक तरीके से देखा जाए तो सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हमसे बात करने के लिए इस पूरे लोकसभा चुनाव को किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता देख रहे हैं और क्या उम्मीदें उन्हें इस बार लग रही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, उसको लेकर कार्यकर्ता क्या सोचे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्य समिति सदस्य, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्र बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बताएं। एक तरफ नारा है 400 पार का, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में क्या एक चीज है? कई बार खबर आती है कार्यकर्ता नाराज है, फिर कार्यकर्ताओं में कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, तमाम चीजें निकल के आ रही है और उसके बाद भी 400 पार का नारा। देखिए, ऐसा सामान्यतः चुनाव में जो परिस्थिति रहती है वो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, हमेशा होती रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की अपनी चुनावी रणनीति बनाई थी, पन्ना प्रमुख से लेकर के और ऊपर एक एक व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाए, एक एक वोटर पर कैसे नज़र हो, उसको धरातल पर उतारने का अब समय आ गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा है। पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी 7-8 वर्षों में जो काम हुआ है, उसके कारण जो समाज में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारोक्ति बढ़ी है, उसके आधार पर हम विजय श्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बात की जाए कानपुर के प्रत्याशी जो हैं रमेश अवस्थी जी, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, पैराशूट प्रत्याशी लोग कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने भी एक चिट्ठी लिखी हुई थी, आपकी चिट्ठी भी बहुत वायरल थी। देखिए, मैंने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें मैंने स्पष्ट लिखा था कि प्रत्याशी के व्यक्तिगत उससे मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो बात थी वो मैंने लिख दी, केंद्रीय नेतृत्व ने उसका संज्ञान लिया है। अब आगे क्या होता है इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कमल के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ रही है और अपने नेतृत्व और अपना जो परिश्रम उसने किया उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। 400 पार नारे को कितनी प्रबलता से आप देखते हैं? विपक्ष लगातार कह रहा है कि 400 पार कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ बिहार की बात करें, वहां पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह जी थे, उन्होंने भी ये बात कही कि 400 पार है, यूपी बिहार सब हम जीत रहे हैं। देखिए, हमारे नेतृत्व ने एक लक्ष्य तय किया है, अपने हर कीमत पर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना यह प्रत्येक कार्यकर्ता का काम है, और अगर सद्भावना के साथ प्रयत्न होगा तो मुझे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रकाश शर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती है। इन्होंने साफ कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, जो भी आदेश मुझे दिया जाएगा उसको लेकर मैं काम करूंगा, और जो 400 पार का नारा है वो शीर्ष नेतृत्व ने दे रखा है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए विशाल। तो सुना आपने, चिट्ठी वायरल हुई थी, तमाम बातें इनकी कही जा रही थी, लेकिन कैमरे के सामने से बसते नजर आए। संगठन का दबाव, और इन्होंने पोस्ट किया था, अगर डिलीट ना किया हो तो वो भी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले आदेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीस अंसारी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मोहम्मद साजिद हैं, सपा प्रवक्ता। आप
सबका स्वागत है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। 25 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को पकड़ा दिया। हमने कर्जा माफी की थी किसानों की। अगर आप 24 साल हर साल हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। आप समझिए, 25 साल का मनरेगा पैसा इन्होंने माफ करके अरबपतियों को पकड़ा दिया। हालत यह बनी है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान का 1% 40% धन को कंट्रोल करता है। यह नरेंद्र मोदी जी के देन है। पब्लिक सेक्टर के यूनिट प्राइवेटाइज करते जाते हैं, रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो कितने लोगों को यह बेरोजगार बनाएंगे, कितने लोगों से ये रिजर्वेशन छीनेंगे, कितने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों की जिंदगी ये बर्बाद करेंगे। ये लगे हुए हैं। जितना भी पैसा है सारा का सारा वही 20-25 लोगों को। जीएसटी आप देते हो। आदिवासी युवा शर्ट खरीदता है, 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, जितनी जीएसटी वो देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। 18% अदानी देता है, 18% आदिवासी युवा देता है। आदिवासी युवा बेरोजगार, उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोड़ों में कमाता है, मगर टैक्स अदानी जितना आदिवासी जितना। क्या मतलब है? तो आप लोगों के जेब से पैसा निकलता है, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेब से निकलता है, अदानी की ओर जाता है। बिजली का स्विच ऑन करते हो, अदानी को पैसा जाता है। शर्ट खरीदते हो, अदानी को पैसा जाता है। जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है। तो पूरा का पूरा फायदा उनको पकड़ा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मैं आपको खुश करने के लिए 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मूड आपका अच्छा हो जाएगा। संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अदानी को दिया उतना धन हमें आपको देना है। उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि 21वीं सदी में महिलाएं और पुरुष दोनों जॉब करती हैं, मजदूरी करती हैं। पुरुष 10 घंटे काम करता है, महिला भी 10 घंटे काम करती है, और फिर महिला घर जाकर 8 घंटे और काम करती है। यह शायद बात पुरुषों को अच्छी नहीं लगे, मगर ये आपसे दुगना काम करती हैं। आप 8 घंटे करते हो, 10 घंटे करते हो, ये 16 घंटे करते हैं। और ये हिंदुस्तान के भविष्य, हमारे बच्चों की देखभाल करती हैं। ये आपको भोजन पका के देती हैं। मगर जो ये घर में 8 घंटे काम करती हैं, उसके लिए इनको 1 रुपया नहीं मिलता। सही बात? कभी नहीं मिला ना आपको? तो कांग्रेस पार्टी अब एक नई योजना लाई है, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों परिवार हैं, सबकी लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। किसान परिवार होंगे, दलितों के, आदिवासियों के, गरीब जनरल कास्ट के, कारीगरों के, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है,
उनकी लिस्ट बनेगी, एक महिला हर परिवार में से चुनी जाएगी और फिर उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठका ठक 8,500 रुपए बैंक में, 1 लाख रुपया। तो राहुल गांधी, उनका एक बयान, उनके जो शब्द हैं ठकाठक, ये अपने हर सभा में आपको सुनते मिल जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हर महीने आप महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये आएंगे, लगातार रुकेंगे नहीं अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है। मुद्दे पे आते, हम तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश शुक्ला जी के पास चलते हैं सीधे। आदेश जी, प्रत्याशी क्यों परेशान है इतना बेचारे? और प्रत्याशी ज़्यादा तो कार्यकर्ता परेशान है। किसी को भी संगठन भेज देता है और फिर संगठन की बात मानते हुए चुनाव लड़ाना पड़ता है। फिर आखिरी में होता क्या है, इस उदासीनता की ओर थोड़ा कार्यकर्ता बढ़ जाता है, बेचारा वोट डालने नहीं निकलता है। फिर भाजपा का विरोध यही है, भाजपा से कार्यकर्ताओं का, कि वोट डालने नहीं जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ाना एक अलग व्यथा है। मुझे लगता है कि जो भी पार्टी है वो इस चीज को जानती है कि अगर हम किसी लोकल आदमी को देंगे, बात समझिएगा, जैसे कानपुर सीट की आप बात कर रहे हैं, किसी लोकल आदमी को देंगे तो वो दो बड़े नेताओं के बीच में एक सिस्टम क्लैश करेगा। ये स्थितियां कहीं कहीं दी हैं। जैसे बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो रिपीट कर दी गई हैं, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रत्याशी बदला ही नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं पार्टी को लगता है, पार्टी के अपने सिस्टम होते हैं, पार्टी अपने सर्वे वगैरह भी कराती रहती है, और पार्टी का एक ये भी मैसेज रहता है कि हम किसी को भी मार्केट में उतार दें, हम जिता लें। ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। पिछले 3 दिनों से, अगर आप 2 दिनों से अभी आपने जिक्र किया, आपकी डिबेट में मैं देख रहा था कि आप बता रहे थे कि अमित शाह वहां पे आए, कानपुर और बुंदेलखंड की कई सीटों पर उन्होंने होमवर्क करना शुरू कर दिया। ये पार्टी का एक प्रक्रिया है, इससे पहले भी होता रहा है। आदेश जी, आपको रोकूंगा, लेकिन मैं सिर्फ कानपुर नहीं और सीटों की बात कर रहा हूँ जहां पर पिछले 2 चरणों में वोटिंग हो गई है, वहां पर भी मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहां पे मीटिंग करना और लोगों को समझाना, जहां कोई दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, ये है। दूसरी एक चीज सबसे बड़ी ये देखिए कि अभी अमित शाह का प्रोग्राम हुआ है और प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कानपुर में लग गया, जैसी मुझे जानकारी है अभी तक, कि पीएम का भी प्रोग्राम लग गया है। ऐसा नहीं कि पीएम जो है बनारस में नहीं लगाते हैं अपना प्रोग्राम, कानपुर में उनका प्रोग्राम लगा है, रैली नहीं लगी, प्रोग्राम लगा। रैली होती है या ऐसे ही बैठक वगैरह, मीटिंग वगैरह होती है, तो ये एक देखने की चीज है। और रही बात, दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक जिस तरीके का माहौल बना हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज कम जा रहा है, और जैसे इस बार फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में आप देखिए थोड़ा वोटिंग परसेंटेज गिरा है, तो हम लोगों का आकलन तो हमेशा से यही रहता है कि जिसका परसेंटेज गिरता है तो सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार चेंज की स्थिति में आ रही होती है, जैसा कि हर बार होता है। दूसरी, ये बहुत पुरानी एक है, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, जब भी चुनाव आता है तो ये देखा गया, जिस राज्य में जहां पर भी अगर वोटिंग परसेंटेज अब कर गया तो ये समझिए सरकार गई, जो भी मौजूदा सरकार है। और अगर परसेंटेज कम है तो इसका मतलब है कि जो है सरकार स्थिर रहती है। अब ये देखना एक अलग बात है कि कानपुर से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, भाई मैं तो एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये जानता हूं कि वो जर्नलिस्ट रहे हैं, और विशाल जी आप भी थोड़ी मेहनत करिए तो हो सकता है जर्नलिस्ट होने के नाते आप भी कभी किसी पार्टी से हम लोग को भी दिखाई जाएंगे भाई, कि एक प्रत्याशी होगी उसके बाद सांसद हो जाए। भाई मैं तो उनकी तरफ से सपोर्ट इसलिए करता हूं, मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं सपोर्टर उनका सिर्फ इसलिए हूं कि वो जर्नलिस्ट हैं। तो क्या हमारे मतलब जर्नलिस्ट लोगों के बीच में से कुछ दिनों में क्या भारत में इसी उद्देश्य से डिबेट दिखेगी कि डिबेट से टिकट तक का सफर होगा?
सफर होगा वो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप ये देखिए वो तो कभी डिबेट में भी नहीं बैठते थे। आप बात समझिए, उनको मैंने कभी डिबेट में भी नहीं देखा। एक सहारा से मैं उनको जान रहा हूँ, सहारा में वो रिपोर्टिंग करते थे और वो मुख्य यहाँ लखनऊ भी आते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसमें बाजी कौन मार ले जाएगा। आप बात समझिए, आप यहाँ की जो कानपुर की सीट है वो बड़ी प्रॉम्प्ट सीट है भाई। प्रॉम्प्ट सीटों में कौन सी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। लखनऊ, कानपुर, आपका रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, इटावा, यही सब सीटें हैं। अब आप सोचिए, एक जर्नलिस्ट अगर टिकट पा जाता है तो मैं तो भाई ये कहूंगा कि भाई उसको तो जनता अपना समर्थन दे। ये एक अलग बात है, कैसे भी होता है। और मैं उनके तो लगता है कि हाँ ठीक है, वो अगर राजनीति में आए हैं, और राजनीति में ऐसे लोगों को आना भी जरूरी है कि कुछ अलग होता है। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी रहे, बहुत से लोग आए राजनीति से ही, क्या कहते हैं, जर्नलिज्म से भी आए। तो ऐसे लोगों को भी रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक परंपरागत सिस्टम से ही चीजें चलती रहें। ठीक है, वो वहां का कुछ ना कुछ उनका सिस्टम होगा, चीजें होगी, कुछ तो उनका बेस होगा, तभी तो उनको इतनी बड़ी पार्टी ने वहां से टिकट उतारा है। दूसरी चीज आइए, आपने अभी देखा होगा इंडिया का जो वहां पे प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था 2-3 दिन पहले कि अमिताभ तुम आओगे नहीं, जो है, अरे नामांकन भाई, नहीं करते। देखा था आदेश आपने? जी, आदेश जी, इस वीडियो का कोई मतलब मुझे लगता है कोई तरीका वो है नहीं, क्योंकि वो मालूम क्या था कि दो इंडिया अलायंस के दो प्रत्याशियों का जुलूस था, नामांकन जुलूस, और उसमें एक का उठवा के वो दूसरे को उठवाने चले गए थे, क्योंकि सेम विधानसभा में दो से ही दोनों उठने थे। इस वजह से थोड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हुई उस वीडियो का, क्योंकि मैं वहां मौजूद था इसलिए मुझे पता है। मैं वहां पे प्रत्याशी को नहीं, मेरा ये मानना है कि कानपुर सीट का इलेक्शन जो है वो मजेदार है। अच्छा, आगे मेरठ भी वाले के लिए नहीं कारण कह है, रहे हैं आप उसका एक कारण। यहाँ पर आपने पत्रकार बिरादरी, हमारी बिरादरी से एक प्रत्याशी है तो उसके लिए आप कहने लगे, लेकिन आप मेरठ सीट के लिए नहीं कह रहे हैं। अरुण गोविल ने जो ट्वीट किया फिर डिलीट किया। अरुण गोविल ने जो किया वो गलत किया है, सीधी सी बात है। एक चीज और ये देखिए कि आप यहाँ भी सीटों का जो सीट कानपुर सीट है, उसमें सीट में आप देखिए, आप यहाँ भी 2-3 सीटें विधानसभा की समाजवादी की पार्टी के पास है, प्लस समाजवादी पार्टी प्लस आपका इंडिया गठबंधन। और कानपुर बेस जो है अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के वोटर वहां पे अच्छे खासे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो फाइट जो होगी, जो इलेक्शन होगा, जो गर्मी है आपके इलेक्शन की, वो माहौल आप लोग को पूरा दिखाई देगा। बिल्कुल, उम्मीद तो हमें भी यही है कि पूरा एक माहौल दिखाई दे। हम सीधे रुख करते हैं अब हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं साजिद भाई का। साजिद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार के न्यूज़ में। चाय आय पी लिया आपने, अब बताइए संगठन को लेकर जो ये सब बातें आ रही हैं सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, इस और चुनाव हार रहे हैं, उनका जनता में काफी विरोध है। उसी विरोध के चलते अब पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई है और वहां के नेताओं को भी लग रहा है कि हम बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, कि पहला चरण हो तो दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो दूसरे चरण में तो ये है कि जो महाराष्ट्र से लाए गए थे, जो रामायण के भगवान थे और अय्याज फिल्म के हीरो थे, अरुण गोविल जी, वो उनको भी लग रहा है कि मैं चुनाव हार गया हूँ, इसीलिए उन्होंने वहां से मतदान के तुरंत बाद रवानगी कर दी। और एक उन्होंने ट्वीट भी किया है जो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कि उनको जो लोग भरोसे में लेकर आए थे कि हम साथ जो है वो आपको चुनाव लड़ाएंगे, उन लोगों ने ही उनका चुनाव हरवाने का काम किया। तो भाजपा में ये कानपुर ही नहीं है, फतेहपुर सीकरी में भी उनका विरोध है, गुटबाजी है। और बरेली में तो ये आलम था उनका कि यहाँ से भाजपा ने एक पूर्व मंत्री है छत्रपाल सिंह को टिकट दिया और वो बिल्कुल रुआंसू हो गए और उन्होंने टिकट वापस करने तक की बात कर दी कि मेरा टिकट, मैं मुझे मेरा बहुत विरोध है और यहाँ के लोग मुझे चुनाव नहीं लड़ा रहे थे पार्टी के, और मैं टिकट वापस कर दूं। तो ये आलम यही का नहीं है, हरियाणा में उनका महाविरोध है, गुजरात में तो टिकट वापस कर दिया, कलकत्ता में भी उनके प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिया। तो उनका ये हालत पूरे देश में है, जनता भी विरोध कर रही है और अब उनकी पार्टी में भी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और इस पहले से जो पहले चरण में सबसे अधिक सीटें हारे, उससे भी अधिक दूसरे चरण में हारे, जो 88 सीटों में चुनाव हुआ है। और यूपी में तो लगभग जो है साफ हो चुके हैं।
तो अब जो है वो भाजपा को जनता नकार चुकी है, क्योंकि ये किसी मुद्दे पर भी जनता से जो इन्होंने वायदे किए थे कोई भी पूरा नहीं किया है। केवल ये लोगों को भटकाने का, लड़ाने का, कि केवल बांटने का, केवल इनके पास जो है वो मुद्दे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है। 10 साल में ये नहीं बता पा रहे कि हमने 10 साल में क्या किया। 10 साल में केवल वही इनको हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब बातों के अलावा और कुछ नहीं है। अब तो वो माननीय जी है जो कहने लगे हैं कि साहब जो है मंगलसूत्र, अब बताइए मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? मंगलसूत्र आप छीन रहे हैं। ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड है कि 405 लोग प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान। बॉर्डर पर जो है आतंकी घटनाएं 83% बढ़ चुकी हैं। जब 2013 में सैनिक हेमराज की गर्दन काटकर आतंकी ले गए थे और एक और उनके साथी सैनिक थे, तो माननीय ने कहा था कि साहब हम एक के बदले 100 काट के लाएंगे। पता चला वो अफगानिस्तान से उड़े तो लोग समझे शायद अब पाकिस्तान गए तो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने बिरयानी खाई पीएम नवाज शरीफ जी के यहाँ और उसके बाद हिंदुस्तान चले आए। अच्छा, तो इनसे बिरयानी आप ये आपको कहते पता है, आप पूछे, साथ करते तो नहीं पूछे। गए थे? हाँ, आप कैसे कह जी। सकते हैं बिरयानी खाई? अरे पाकिस्तान में जाने का और क्या था, शादी में गए ऐसा थे। थोड़ी है। पाकिस्तान से संबंध है इनके। अरे पाकिस्तान, अरे ये पाकिस्तान से सीधे बात हुई थी इनकी, वो तो जैसा ये वो तो बता रहे हैं। संबंध किसके हैं आपको मालूम है, सबको मालूम है किसके संबंध में। संबंध छिपे थोड़ी है। आप तो कह रहे थे कि हम तो, और नोटबंदी इन्होंने की, एक वो भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, एक बहुत बड़ा घोटाला है दुनिया का, और उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड है। नोटबंदी में कह रहे थे साहब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन का आलम यह है कि और बढ़ गया है करप्शन। आप अभी एक वो रिपोर्ट आई है, उसमें हिंदुस्तान में करप्शन बढ़ गया है। सीएनबीसी के इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इन्होंने, चंदा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने वसूली अभियान शुरू कर दिया है। ये वसूली गैंग हो चुकी है कि काम दो, धंधा लो, पैसा दो, राहत पाओ ईडी सीबीआई से, पैसा दो। तो हर चीज में जो इन्होंने कर रखा है, तो जनता हो चुकी है। हिंदुस्तान में जनता, विपक्ष का चुनाव जनता लड़ रही है और जनता इनको दौड़ाने लगी है। इनसे इतनी मोहब्बत करने लगी है कि उन्होंने जैसे कल दौड़ाया था मुजफ्फरनगर और हरियाणा में तो यहाँ से कल दौड़ाना दौड़ाया शुरू था कर जैसे दिया। आपको। चलिए वो अवनीश तो जी, जबरदस्त रैली भीड़ में। थी। अब अनीश जी के पास चलते हैं। अनीश जी, आपने दोनों लोगों की बात सुन ली होगी, हमारी भी सुन ली होगी, 3 लोग। अब आप जवाब दीजिए। बरेली में क्या चुनाव है आपको ये मालूम है? साजिद भाई, क्या अनीस भाई के पास भी चलते हैं ना, थोड़ा समय की बात देता 24 घंटे में दिल्ली वाले माननीय आए 2 बार बरेली में, और दोनों बार कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नहीं थे। जैसे ही बोलना शुरू किया और पब्लिक हट गई, उसके बाद तय किया गया। ऐसा ही पीलीभीत में हुआ, और बरेली में रोड शो में 2 थे, लखनऊ वाले भी और दिल्ली वाले भी, लेकिन पब्लिक नहीं थी। फिर तय हुआ कि दिल्ली वालों को साहब दिल्ली रोक दी। बिल्कुल साजिद, जवाब ले लेते हैं। साजिद भाई जवाब ले लेते हैं। साजिद भाई जवाब, साजिद भाई जवाब ले लेते हैं। हर विधान, जवाब ले लेते हैं ना, अब जवाब ले ले अनीस अंसारी जी से। इतना विरोध है। बिल्कुल अनीस जी जवाब दीजिए, इतना विरोध आपका हर जगह क्यों हो रहा है पार्टी का? देखिए, ये इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। विरोध भारतीय जनता पार्टी में ना भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। नहीं तो ये अरुण गोविल ने ट्वीट अगली क्यों किया था फिर? जी, ये अरुण गोविल का ट्वीट किस ओर इशारा कर रहा था? ये हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत मामला रहा हो किसी से। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं वो, या किसी ने उनसे वादा कर लिया कि टिकट दिलाएंगे, नहीं दिलवाया तो इसलिए ये ट्वीट कर दिया। ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्या रही हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा। बाकी रही बात कांग्रेस की, सपा की, इनको सब जग जाहिर है। अभी बरेली में हाल ही में अभी सपा प्रवक्ता बता रहे थे, सपा के बहुत बड़े प्रवक्ता यहाँ पर रहे हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। कल उनको धक्के मार के अखिलेश जी के मंच से नीचे उतारा गया बरेली में। उनकी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आज पेपरों में भी छपी हैं और सोशल मीडिया पे चल रही है बरेली के अंदर। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मतलब बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि इन सपा वालों की आदत है, उस तरह के आरोप लगाते हुए इन्होंने अपने नेता तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो इन लोगों का कोई कौल फैल धर्म ईमान तो है नहीं, ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। इन्होंने खामोखा हवा में अफवाह उड़ाई कि बरेली के सांसद ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बरेली से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पहले दिन से ही, जिनको टिकट दिया है माननीय छत्रपाल जी को, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। आज उनकी बैठकों में
या उनके जनसंपर्क में हजारों की संख्या में भीड़ जाती है। मैं अभी अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ आपको। अभी 1 घंटा पहले भी क्षेत्र में हम लोग बैठक में थे, हजारों की संख्या में थे लोग, घर घर से निकल के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पहले कभी एक दौर हुआ करता था जब इन सपा वालों की सरकार होती थी, उस समय पर भी हमें इतना जन समर्थन पब्लिक का नहीं मिलता था। और दूसरी बात यह है कि 2014 से लेकर आज 24 तक, इन 10 सालों में हमने देश हित की और जनता के हित की बात की है। अभी ये बात कर रहे थे पाकिस्तान की बिरयानी की, यही लोग तो पाकिस्तान की सारी खबर रखते हैं, इनके नेता रखते हैं, इनके गठबंधन वाले रखते हैं, राहुल गांधी रखते हैं पाकिस्तान की खबर। ये विदेश में जा जाके रोते हैं, हिंदुस्तान की बहुत सी सीक्रेट बातें पाकिस्तान में और अन्य देशों में जाके कहते हैं। तो इन लोगों को तो कोई शर्म गैरत नाम की चीज है नहीं। दूसरी बात, अभी की बात बताता हूं मैं, 2-3 दिन पहले की, तो आपकी आने चाहिए, सपा के एक बहुत बड़े नेता, पहले मैं बात खत्म हो जाए फिर आपके पास आऊंगा साजिद भाई, पहले इनकी बात खत्म हो जाए नीश जी की। लोगों की इनसे मारपीट, कहना उन लोगों ये के पढ़े साथ लिखे मारपीट वाली की बात करे, और उन्होंने दबाव वाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा मुसलमानों बहुत से आह्वान समझदारी किया, से इनके एक नेता ने, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष, उन्होंने आह्वान किया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि समाजवादी पार्टी से बुरी पार्टी कोई उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, चाहे किसी को वोट दें, लेकिन सपा को वोट ना दें, क्यों कल उन्हें धक्के मार के अखिलेश जी के मंच से उतारा गया। अखिलेश जी के मंच पर कोई मुसलमान चढ़ नहीं सकता। उससे 8 दिन पहले की और बात है, एक मुल्ला जी दाढ़ी वाले थे और सपा के पदाधिकारी थे, वो उनको भी धक्के मार के उतारा गया। इन लोगों के यहाँ यही चीज चलती है और आरोप लगाते हैं। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात करते हैं सपा के लोग और कांग्रेस के लोग। इन लोगों को दिख रहा है पहले चरण में ये हो गया, अरे ईवीएम में क्या तुम घुसे हो, तुम्हें पता है कि वो जीत गया वो हार गया। 2014 में क्या था, 2014 में टोटल पूरे भारतवर्ष का मीडिया भी ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं, विपक्ष के लायक भी नहीं है, ये नहीं है। पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, 19 में हमारी सरकार बनी। अभी 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वोट पड़ी हमारी ईवीएम में, पब्लिक ने वोट दी हमें और रखवाली कर रहे थे ये सपा वाले। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, अपनी गुंडई दिखाते हैं ये लोग। इसके अलावा इनके पास कोई चारा तो है नहीं। अब इनके पास प्रत्याशी भी आयातित है, ये सपा के प्रत्याशी को नहीं लड़ा रहे, सपा वाले बरेली में सपा के प्रत्याशी को नहीं लड़ा रहे, कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी को ये लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। वो तो उनका गठबंधन है, वो तो आपस में लड़ा सकते हैं। इन लोगों की तो आदत है, इन लोगों की आदत है किसी पे भी आरोप लगा देना। इनकी बुद्धि कम हो गई है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने दीजिए ना। नहीं, विचारधारा की लड़ाई होती है राजनीति में, विचारधारा। अरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनकी बात समाजवादी पार्टी से कैंसर चुनाव लड़ी है, विचारधारा आपकी है। आपने टिकट दिया हो ना, उनका विरोध नहीं हुआ क्या? आपके सपा वालों ने विरोध किया? टिकट का तो विरोध सबकी जगह हो रहा है, कहीं एक जगह नहीं। अभी देखिए, वैसे मैं 10 सीटें गिना सकता हूं जहां पर प्रत्याशियों का विरोध है। अलीगढ़ सतीश गौतम मौजूदा सांसद है, फिर से प्रत्याशी बनाए गए, उनका विरोध है। बूथ अध्यक्ष आके कह रहा है मीडिया वालों से कि मैंने सपा को वोट दिया, मुझे सतीश गौतम नहीं चाहिए था, तो विरोध है। अब मेरठ में अरुण गोविल लोगों से कह रहे डोंट टच मी। ये तो बातें हैं कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तब विकास की बात करूंगा, तो ये तो चल रहा है ना, ये तो विरोध तो हर जगह है, कहां विरोध नहीं है। न्यूज शायद आप तक ना पहुंची हो। कल यहाँ पर अखिलेश यादव के मंच के नीचे सपाइयों ने धरना दिया है, उसकी वीडियो तमाम आज वायरल हो रही हैं, मैं भेजूंगा आपको। बिल्कुल भेजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच पे सभी समाजों के लोगों का नेतृत्व दिया गया था, वहां सभी लोग बैठे थे, और जो धरने पे बैठे थे वो भी बताइए ना, जो धरने पे बैठे थे आपके सफाई, सुन लेते हैं अनीस भाई, उनकी बात खत्म हो जाती है। मेरे पास है पूरी भाजपा के लोग एक दो आदमियों को भेज देते हैं, आपके भाजपा के लोग एक दो आदमियों को भेज देते हैं। वो इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसकी भीड़ से घबरा चुके थे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी 10% और भाजपा की बुरी तरीके से हार गई थी। वो देखा था। तो आप देखिए कि जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले जो साहब आते हैं, उनकी तो जैसे ही बोलना शुरू करते हैं भीड़ गायब हो जाती है, लोग देखते ही नहीं। टोटी वाले साहब हार से घबरा रहे हैं, तो 100 में से 10 लोग खड़े नहीं होते। टोटी वाले साहब खड़े नहीं होते। लखनऊ वाले साहब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग कर रहे हैं। ये आलम है, इतना विरोध है आपका। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, किसी से वोट मांगने का अधिकार है हमारा। नहीं, अगर आपने विकास कार्य करा है तो जनता को तो वैसे ही देना चाहिए। वाले और महल वाले साहब जो हैं
उन्हें बचा के रखिए आप। चलिए आप दोनों को रोकूंगा। आगरा से अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। खेल वो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये याद रखे कि जो उनके सम्मान में कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनी है लखनऊ में, वो समाजवादियों ने बनाई थी, वहीं पर उनकी प्रतिमा लगी है। तो कम से कम हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर अपने नेता का सम्मान करना है तो कुछ तो बड़ा करना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री ने समाजवादियों के बनाए हुए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसमें प्रतिमा लगाई है कि नहीं लगाई? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है इसके पीछे वो लोधी समाज का आरक्षण छीनना चाहते हैं। एक मिनट, अगर पुलिस भर्ती नहीं हुई है तो क्या लोधी समाज के बच्चे नहीं जाते थे पुलिस भर्ती में? जो 60 लाख परीक्षाएं कैंसिल हो गई, उसमें पिछड़े, दलित और अगड़े या आदिवासी, अल्पसंख्यक सब थे शामिल। तो ये जिसका इनके पास जवाब नहीं है, क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे इतना बिजली का कारखाना जो लग रहा था वो अभी तक चालू नहीं कर पाए? ये इधर उधर की बातें ना करें, बात उस बात की करें जिससे जनता का। तो सुना आपने फिर से जो कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट है उसको लेकर बोल रहे थे, और एक बड़ी बात उन्होंने फिर कही कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे। आदेश जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। अखिलेश यादव का ताज़ा बयान है, आगरा में अभी वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट बनी फिर से एनडीए की तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या आरक्षण खत्म होगा कि नहीं होगा? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि SC OBC और SC ST सबसे ज्यादा सांसद जो है हमारे चुन के आते हैं। तो विपक्ष अलग कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बोले हम तो आरक्षण नहीं खत्म कर रहे हैं। ये एक मैसेज की राजनीति चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है कि आरक्षण खत्म होने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं नहीं खत्म होने। और आप भी जानते हैं, मुझे लगता है कि आरक्षण जैसी खत्म करने वाली अभी तक किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखने वाली बात होगी कि जो बयान है या जो मैसेज कन्वे किए जा रहे पब्लिक के बीच वो कितना असर डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं में दो तरीके की चीज़ें चल रही हैं, या तो हम साथ हैं या हम खिलाफ हैं। और खिलाफ कैसे हैं? हम मैदान में नहीं जाएंगे आपका प्रचार करने, हम कहेंगे ही नहीं किसी से कुछ। इस तरीके के कार्यकर्ताओं से जब मैं भी कई बीजेपी के वर्कर्स से मिलता हूं तो मुझे कई बार ये सुनने को मिलता है। आज मन में बहुत कौतूहल का विषय था कि भाई भाजपा जो एक संगठन पर पूरी टिकी पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं में ये बात, और सिर्फ एक जगह से नहीं, कहीं बात भी हो रही है फ़ोन पर तो पता चल रहा है, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो सहारनपुर हो, मुरादाबाद, अमरोहा, वहाँ पर अलीगढ़, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य की स्थिति नहीं है। वो कहीं ना कहीं विरोध दे रहे हैं। उसमें कई और सीटें हैं जिनमें आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।